दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको याद होगा 2016 में रात को 8 बजे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो देश के सामने आए और देश को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे से जो देश में जो 500 और 1000 के जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब रात के 12 बजे के बाद से 500 और 1000 की जो करेंसी है वो रद्द की जाती है। उसके बाद में देश में किस तरह से हाहाकार मच गया था उसको आपने भी अनुभव किया है। उसके बाद में 2020 में रात को 8 बजे प्रधानमंत्री सामने आए और देश को उन्हें संबोधित किया और उस वक्त उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है और उसके बाद में 1-1.5 साल तक 2 साल तक पूरे देश में जो लॉकडाउन की वजह से और ये कोविड का जो महामारी थी उसकी वजह से किस तरह का हाहाकार मच गया था और किस तरह से देश के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था वो आपने उसका भी अनुभव किया है। और अभी ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण पूरे देश में या दुनिया में एक बार फिर से जो हाहाकार है वो मच गया है। और पूरे देश में उन्होंने 2-3 बातें स्पेसिफिकली कही और उन्होंने जो महंगाई है उसका जो बम है जो देश में फूटने वाला है उसके बारे में कहा। आपको याद होगा 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त हमारे देश में सब कुछ सही है, हमारे पास पेट्रोल, डीजल, गैस का जो स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में है। प्रधानमंत्री पूरे काफिले के साथ में और उनके जो पूरे जो मंत्रिमंडल है वो पूरा अपना जितना भी खर्चा हो सकता है वो पूरा करके वहाँ पे पूरे रैलियाँ कर रहे थे, रोड शो हो रहे थे और सब तरह से पैसे की बारिश हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि हमारा देश जो है वो जैसा जिस तरह से बोलते हैं ना कि एक डेवलप कंट्री है उस तरह का पैसे की बारिश वहाँ पे हो रही थी। और ऐसा किसी भी तरह से उन्होंने लगने नहीं दिया कि हमारे देश में जो आर्थिक हालात है वो किस कदर खराब हो रहे हैं या होने वाले हैं या आने वाले दिनों में देश की जनता को किस हालात से गुजरना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ी भी भनक उन्होंने लगने नहीं दी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट लग गए और उनको जो चाहिए था, जो सत्ता चाहिए थी वो उन्होंने हासिल कर ली। उसके बाद में आपने देखा कि प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने देश को संबोधित किया और ये कहा कि आपको पेट्रोल बचाना है, आपको सोना खरीदी नहीं करना है, आपको विदेश नहीं जाना है, आपको जितनी कम से कम हो सके आपको बचत करनी है। और जिससे स्पेशली उसमें से 2-3 चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा कि आपको बचत करनी क्यों है या खरीदी करनी क्यों नहीं है, उसका जो स्पेसिफिक जो कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो महंगाई है वो आसमान छूने वाली है। अभी महंगाई आसमान छूने वाली है, इसका अर्थ ये होता है कि जो महंगाई है वो बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी बढ़ेगी, किस हद तक बढ़ेगी, कितनी बढ़ती रहेगी उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। वो आपको अंदाजे पे छोड़ दिया था कि आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से जो महंगाई बम है वो फटने वाला है और दुनिया में इसका असर होने वाला है। लेकिन जिस तरह से कोविड के टाइम 2-3 महीने से पहले से लोगों को ये पता था या जिस तरह से हालात चाइना में बने हुए थे उसके बाद में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये जो कोविड वहाँ पे चाइना में शुरू हो गया है वो पूरी दुनिया में फैल सकता है। उसके बाद में जिस तरह से एक छोटा सा देश जो ताइवान है उसने सबसे पहले अपने देश में जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो बंद कर दी और जो भी लोग बाहर से फॉरेन से वो आ रहे थे उनको उन्होंने वहीं पे डिटेक्ट किया, वहीं पे उनको सेंटर भेजा और उनको अपने अलग जो लोग हैं उनमें नहीं जाने दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो कोविड था उसका परिणाम ताइवान में हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन हमारे देश में ये बात राहुल गांधी ने भी बताई थी कि कोविड हमारे देश में आ सकता है, लेकिन उसके बाद में भी अनसुनी हुई। तब भी जो देश में जो इलेक्शन है, जो चुनाव है वो चल रहे थे और ख़ास करके जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप वो गुजरात के दौरे पे थे और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड वो प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पे सब होने के बाद में ये कोविड का जो है और इलेक्शन और ये डोनाल्ड ट्रंप का दौरा ये होने के बाद में रात को 2-3 महीने में तब तक वहाँ पे जो फ्लाइट्स थी, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी उनको भी पूरी तरह से रोका नहीं गया था। जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको भी डिटेक्ट नहीं किया गया था और धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में जब
पेशेंट सामने आए तो उसके बाद में पूरे देश में मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, पूरे देश में 600 साढ़े 600 पेशेंट थे। तो उसके बाद में रात को अचानक आके उन्होंने वहाँ पे लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया। उसकी वजह से मतलब किसी भी तरह का लोगों को समय ही नहीं दिया गया कि वो अपनी जो पैसे का या जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसका किसी भी तरह का बंदोबस्त कर सके, और वहाँ पे उसी की वजह से लोगों को ये सामना करना पड़ा। अगर लॉकडाउन लगता है तो उसका जो असर है वो एमएसएमई या छोटे जो रोज़गार कमाने वाले हैं, जो जो जिनका जीवन रोज़गार अपने हाथ पे होता है, ऐसे लोगों का क्या होगा, किसी भी तरह की कोई भी चिंता नहीं की गई थी। और उसकी वजह से लोगों को आपने देखा होगा हज़ारों मील उनको चलना पड़ा, रास्तों में हज़ारों मील उनको जाना पड़ा, गाड़ियाँ बंद, सब कुछ लोगों का जो हाल है वो पूरा बुरा हाल पूरे देश में हो गया था। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो लाशें हैं वो गंगा में बह रही थी, किस तरह से लोगों को जलाने के लिए लोगों को शव नहीं मिल रहे थे, या जहाँ पे किस तरह के गंभीर हालात देश में उत्पन्न हो गए थे। अभी उसी तरह की कोई भी तैयारी पिछले 2-3 महीने में, जब से अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने ईरान को ये इशारा दिया था कि इस तरह से जो वहाँ पे उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, और उन्होंने कहा था ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान चला रहा है उसको रोकना पड़ेगा, अन्यथा हम आपके साथ में युद्ध कर सकते हैं। तो इसकी जो भनक है वो पूरी दुनिया को थी कि अमेरिका कुछ ना कुछ एक्शन इजराइल के साथ में मिलकर ले सकता है। और आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो जाते हैं इजराइल में, और वहाँ से आने के 1-2 दिन में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और हमको पता होना चाहिए कि हम उसके बाद में यहाँ पे इस तरह के हालात, अगर युद्ध बनता है, युद्ध शुरू हो जाता है और वो लंबा चलता है तो देश में ज़रूरी जो हालात है वो बिगड़ सकते हैं। उसका अंदाज़ा सरकार को आना चाहिए था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी जो तैयारी है वो हमारे सरकार ने नहीं की थी, ऐसा आज हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात उसके बाद में आपने देखा होगा, क्योंकि 5 राज्य के चुनाव थे इसलिए सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए सरकार ने आके कहा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बचाने की ज़रूरत है, अर्थव्यवस्था पे संकट है और जो महंगाई है वो बढ़ने वाली है। आपने देखा होगा कि जो कमर्शियल गैस है वो सीधा 1000 रुपये से बढ़ा दिया। उसके बाद में अभी पेट्रोल, डीजल और खाने की चीज़ें भी महंगी हो रही है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाने वाला है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी जो सरकार है, अगर उनको पता था कि हमारा ज़्यादा करके, वो आज बोल रहे हैं कि हमारे पास तेल के कुएं नहीं है, हमारे पास 70% हम बाहर से लाते हैं, पेट्रोल डीजल गैस हमारे पास बनता नहीं है। ये तो आपको आज नहीं पता, आपको पहले से पता है, 50 साल से 60 साल से आपको पता है कि हम जो पूरा पेट्रोल डीजल गैस है हमको मिडल ईस्ट से आता है या ईरान से आता है। ईरान के साथ में हमारे सबसे अच्छे और मधुर संबंध है, और ईरान के राष्ट्रपति ने युद्ध शुरू होने के बाद में भी जो 1-2 जहाज छुड़ाए थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, भारत सरकार ने, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमारा साथ दिया है, वो हमारे लिए बोल रहे हैं। इसीलिए हम कुछ जहाज जो है वो हरमुज जो बंदर है वहाँ से हम छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें देश के लोगों को ये सोचनी चाहिए कि जो हमारे पास जो चाबार पोर्ट था वो अगर हमने नहीं छोड़ा होता, वहाँ पे अगर हमारा कब्जा होता, या जो जिसके लिए 7-8 हज़ार करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्चे किए थे, अगर वो चाबार पोर्ट भी हमारे हाथ में होता तो भी जो पेट्रोल डीजल और गैस की जो किल्लत है वो हमको नहीं झेलनी पड़ती। क्योंकि हमारा जो हरमुज पोर्ट से हम चाबार पोर्ट में जाकर वहीं से हमारे जो जहाज है वो सुरक्षित देश में आ सकते थे। तो लोगों को किसी भी तरह का सामना जो पेट्रोल डीजल गैस का है वो नहीं करना पड़ता। लेकिन सरकार ने इजराइल अमेरिका के साथ में खड़े होके ईरान के साथ में एक तरह से विश्वासघात किया, या उनके साथ में जो दोस्ती है वो नहीं निभाई, और उसी का जो परिणाम है वो आज भारत की जनता को सहना पड़ रहा है। आज जो महंगाई की मार हमारे ऊपर पड़ रही है उसका कारण सीधा है कि हमारे सरकार ने जो बीच में एक न्यूट्रल रहना चाहिए था, किसी के साथ नहीं देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जो अमेरिका और इजराइल का साथ दिया, और उसी के कारण ये पूरी जो समस्या है ये पेट्रोल डीजल गैस की वो शुरू हो गई। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने ईरान का साथ दिया उन लोगों ने वहाँ पे
उनको किसी भी तरह का पेट्रोल डीजल गैस का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे सरकार ने इस तरह का जो एक तो 2-3 कारण जो बताए जा रहे हैं, जो विपक्ष के जो कांग्रेस और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि इसमें 2-3 कारण सबसे अहम है क्यों हमारे देश की जो सरकार है या प्रधानमंत्री है वो अमेरिका और इजराइल के साथ में क्यों खड़े हो रहे हैं। उसका एक तो कारण है एप्स्टीन फाइल और दूसरा जो अडानी की जो केस अमेरिका में चल रही है। ये 2-3 कारण तो बताए जा रहे हैं और उसी के कारण ये कहा जाता है कि सरकार ने जो ईरान का साथ न देके वहाँ पे अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान के पास से हमको पता है कि 60 से 70% वहाँ से हमारा जो ऑयल, पेट्रोल और गैस आ रहा है। तो अगर भारत सरकार ईरान के साथ में खड़ा होती तो आज हमारे देश को इस तरह के हालातों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आज जो भी हालात हमारे सामने या देश के सामने हुए हैं उसके लिए जो गलत नीति है वो जिम्मेदार है, ये देश के लोगों को समझना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि ये तो एक बात हुई है, एक कारण बताया जा रहा है कि हमारे देश में युद्ध का जो परिणाम है उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये है कि हमारे देश की जो आर्थिक हालात है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक जो आनी बानी है वो हमारे देश में आ रही है या आने वाली है, क्योंकि हमारे देश का जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, हमारे देश से जो विदेशी जो गुंतवणूकदार है या फॉरेन इन्वेस्टर है वो लगातार अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत देश से निकाल रहे हैं। तीसरा कारण है हमारे देश के जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो मिलीनियर है, बिलीनियर है, वो लोग हमारा भारत देश छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहाँ जाके वो नागरिकता ले रहे हैं। और चौथा कारण है हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो आज हमारे जो 3-4% जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके भरोसे पे है। और सबसे ज़्यादा आज 80% जो जनता है वो जो फ्री का जो मुफ्त का राशन मिल रहा है उसके ऊपर जिंदा है। अगर ये जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, 140 करोड़ की जो जनसंख्या है उनके हाथ उनको या और सबसे बड़ी बात हमारे देश के जो युवा है वो बड़ी संख्या में बेरोजगार है। अगर उनको रोजगार दिया जाता, उनके हाथ में काम दिया जाता, देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खड़ी होती तो उसके बाद में जो हमारे जो युवा है उनकी जो शक्ति है उसका यूज़ करके हमारे देश में जो इकोनॉमी है उसको सुधारा जा सकता था। लेकिन वो न करके हमारे देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, उनको धर्म के जो नशा है वो पिलाया जा रहा है और उनको गलत डायरेक्शन में लिया जा रहा है। लेकिन उसमें से जो 95% लोग हैं वो आज सफर हो रहे हैं और 5% सिर्फ जो लोग हैं उनके हाथ में पूरा देश जो उसका जो पूरी जो संपत्ति है वो जा रही है। ये आज देश के हालात है। और सबसे बड़ी बात देश के लोगों को ये समझनी चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है ना बचत का, या ये ना खरीदो वो ना खरीदो, और उसका मेन कारण जो है वो देश की इकोनॉमी है। और हमारी जो इकोनॉमी है वो लगातार नीचे जा रही है। जो कहा जा रहा था कि तीसरी इकोनॉमी हो रही है, चौथी इकोनॉमी हो रही है, वो अभी छठी पे आ गई है। और जिस तरह के हालात देश में बन रहे हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों के जो महंगाई का जो बम है जो उनके ऊपर फटा है वो धीरे धीरे किस तरफ जाएगा पता नहीं। क्योंकि युद्ध तो एक कारण है, लेकिन पिछले 10-12 सालों में जो गलत नीति अपनाई गई है और जिस तरह के हालात देश में पैदा हो रहे हैं, मतलब जो गवर्नेंस है उसको छोड़ के जो बाकी जो बातें हैं जिसमें धर्म के आधार की जो राजनीति हो रही है उसके आधार पे लोगों को बांटा जा रहा है। और उसकी वजह से लोगों का जो विकास है, जो सरकार का काम है लोगों का विकास करना, वो सरकार नहीं कर पा रही है, या तो नहीं करना चाहती या पता नहीं अभी सरकार की क्या मंशा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो निश्चित है कि जिसकी वजह से देश में जो सरकार है वो नए जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, उसको बढ़ावा क्यों नहीं दे पा रही है वो समझ नहीं पा रही है। और जो कौशल का बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है, लेकिन उसका भी जो डेटा है वो लोगों के सामने आना चाहिए। और वो कौन कर रहा है स्टार्टअप, उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो हमारे देश में आज है और उनका जो फ़ायदा है वो सरकार उठा नहीं पा रही है। और उसी के कारण पूरे देश में आज प्रधानमंत्री को आके ये आह्वान करना पड़ रहा है कि हमारा जो है इकोनॉमी वो संकट में है। लेकिन देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि युद्ध का कारण तो दिया जा रहा है, लेकिन असली कारण अलग है जो देश के लोगों को पता करनी चाहिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ में, तब तक धन्यवाद।